है, इसलिए 130 करोड़ लोग आज इनके मुझे लग रहा है कि मेरे क्वेश्चंस को आप प्रीएम्प्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, और विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप अमित शाह जी यही है कि अनऑर्गेनाइज था, अनप्लान्ड था, पीएम ने अचानक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी कहते हैं कि पॉज बटन है, फिर अब उन्होंने कहा है लॉकडाउन फेल हो गया है। तो विपक्ष का ये नजरिया है लॉकडाउन को लेकर। क्या वाकई अनप्लान्ड लॉकडाउन था जिसकी वजह से मजदूरों की समस्या हुई? देखिए, मैं प्रवासी मजदूरों की समस्या के लिए भी बाद में डिटेल जवाब दे। पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैंने कहा ना कुछ वक्रदृष्टा लोगों को छोड़कर सभी लोगों ने इसको सराहा है। देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है और इसी का परिणाम है जो मैंने आगे आपको आंकड़े कहे। वो आंकड़े बताते हैं कि हम विश्व की तुलना में बहुत अच्छे से लड़ाई को लड़े हैं और आगे पर भी लड़कर विजयी होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। लेकिन ये 8 जून से, जो मैं इस पर वापस लौटूंगी, 8 जून से जो सर हम मॉल्स तक खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुलेंगे, एक बड़ी चुनौती थी लॉकडाउन 1 को इन्फोर्स करना। अब अनलॉक 1 उससे भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि नियमों का पालन कराना होगा, हर जगह ये सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी इसको कोरोना अपने आप में ही चुनौती है, क्योंकि ना इसका टीका बना है ना दवाई बनी, तो अपने आप में ही चुनौती है। चुनौती नहीं है ऐसा मेरा नहीं कहना है, मगर हम चुनौती के सामने लड़ेंगे और सफल भी होंगे, ये हमें विश्वास है। अनलॉक 1 को कैसे समझे आम दर्शक जो आपको इस वक्त सुन रहा होगा? देखिए, अनलॉक 1 संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबके सहयोग से इस संकट से बाहर निकलने का नाम है अनलॉक 1। अब देश के जिस हिस्से के अंदर ज्यादा कोरोना की बीमारी हो, कंटेनमेंट जोन राज्य बनाएंगे, वहां पर सारी जो प्रतिबंध है वो लागू रहेंगे और जहां पर समस्या थोड़ी सरल हुई है वहां पर गतिविधियां भी चढ़ेगी, जीवन भी फिर से पुनः दौड़ता होगा और हम आगे बढ़ेंगे। अनलॉक 1 के ऐलान के पहले लेकिन राजनीति का अनलॉक हो गया था। आज आप राहुल गांधी पर डायरेक्टली बोलने से क्या थोड़ा सा बच रहे हैं? ना, ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। मेरा नजरिया ये है, मेरी पार्टी का नजरिया है, प्रधानमंत्री जी का नजरिया ये है कि देश एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ा है और अगर कुछ वक्रदृष्टा लोग देश की एकजुटता के अंदर गलत बयान कर कहीं पर भी दरार खड़ी करना चाहते हो, मैं नहीं मानता कि देश की जनता इनके साथ है। राज्य सरकारों के साथ चूंकि आप समन्वय कर रहे थे, या तमाम चीफ मिनिस्टर्स, इससे पहले पीएम खुद बात करते थे, आप उस मीटिंग में रहते थे, बट इस बार लॉकडाउन 4 के अंत की तरफ आपने खुद तमाम मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और फिर पीएम को ब्रीफ किया। राज्यों की क्या इच्छा थी, वो क्या उनके साथ समन्वय में कहीं दिक्कत आई? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 5 बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग करी है। हर बार मेरी भी बात होती थी, कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को भी संपर्क करते थे, कई बार प्रधानमंत्री जी भी मुख्यमंत्रियों से बात करते थे और ये तालमेल के कारण ही आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। परसों भी मेरी सबसे बात हुई है। ये जो आज जो हमारी गाइडलाइन आई है, ये गाइडलाइन सबसे चर्चा करने के बाद है और बाय एंड लार्ज सबकी इसमें सहमति है। पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी, जिन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है, अब श्रमिक स्पेशल पर भी मैं उस पर चाहती हूं कि मजदूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें, लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए, राज्यों को पैसा मिलना चाहिए, चाहे वो पंजाब सरकार हो, वहां से शिकायत आई, महाराष्ट्र सरकार हो, ये जो मतभेद हुए, इन पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं नहीं मानता ये कोई बहुत बड़ा मतभेद है। 1,70,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड़ रुपया एनडीआरएफ फंड के भेजे गए, वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और 22,000 करोड़ भेजे गए, ढेर सारी सहायता भेजी है। मगर केंद्र सरकार की भी एक मर्यादा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, कुल 41 करोड़ लोगों, 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया सीधा उनके बैंक अकाउंट के अंदर डाल दिया गया है। अब ये सभी राज्यों में गया है, कोई एक राज्य में, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं गया है।
बंगाल में भी गया है, पंजाब में भी गया है, महाराष्ट्र में भी गया है, केरल में भी गया है, तमिलनाडु में भी गया है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में भी गया है। लगभग जनधन योजना के जिनके अकाउंट थे, ऐसे 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया इनके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी डाल चुके हैं। जहां तक दिव्यांगजनों का सवाल है, 3 करोड़ वृद्ध और दिव्यांगजनों के अकाउंट में 2800 करोड़ से ज्यादा अमाउंट हमने डाल दी है। मैं मानता हूं ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग हैं, जिनको जरूरत है, उन लोगों तक पहुंचा है। पीएम किसान योजना के तहत लगभग 8.25 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 16,394 करोड़ रुपया डाल दिया हमने। ये भी सब देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है। लगभग जो कंस्ट्रक्शन के काम में श्रमिक जुड़े हुए हैं, ऐसे 2.25 करोड़ श्रमिकों के अकाउंट में 4,000 करोड़ रुपया डाल दिया गया है। और लगभग अनाज की हम बात करें, जो भारत सरकार के द्वारा वितरित किया है, लगभग 36 प्रदेशों में लगभग 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज ये 3 महीनों में बांटा गया है। मैं मानता हूं ये सब राज्यों को ही दिया गया है। राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी, शुरुआती खर्चे के लिए भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के तहत 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। वित्त मंत्रालय ने भी अपनी पहली किस्त समय से पहले जारी कर दी, क्योंकि वो इसका समुचित उपयोग कर सके। और अब जो 20 लाख करोड़ का पैकेज हमने घोषणा किया है, वो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी जिन जिन इकाइयों को मिलने वाला है वो सभी राज्यों में है। लगभग 1.5 लाख टन से ज्यादा तो हमने दलहन भेजी है। ये सारी सहायता राज्यों को भेजी है, ऐसा नहीं है नहीं भेजी है। हाँ, अपना एक नजरिया होता है ज्यादा मांग करना और ज्यादा मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्ष रखना, इसमें मैं कोई बहुत बुराई नहीं देखता। ऐसा होता रहता है, राज्य मांगते भी है। परंतु मैं इतना सुनिश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक के किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकार ने राज्यों को भेजा है। अब आते हैं प्रवासी मजदूरों पर अमित शाह जी, क्योंकि जब तस्वीरें आने लगी अलग अलग जगहों पर, लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर कई पैदल ही निकल पड़ रहे हैं 1000 किलोमीटर के सफर पर घर पहुंचने के लिए, और लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी थी। अलग अलग देश भर से तस्वीरें आई। इन तस्वीरों ने आपकी सरकार को एक वक्त पर फिर ऐसी सूरत बनी कि आपने बस और ट्रेन का इंतजाम किया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी सूरत क्यों बनी कि परिस्थिति ऐसी एक वक्त पर हाथ से निकल चुकी। देखिए, मैं जरा भी ऐसा कहना नहीं चाहता अंजना जी कि किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी है, पर जिन जिन को तकलीफ पड़ी है इसके लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं, मैं भी, मेरी सरकार और मेरी पार्टी, सभी लोग बहुत संवेदना रखते हैं, क्योंकि इनको बहुत तकलीफ पड़ी है। परंतु मैं वास्तविकता की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लॉकडाउन हुआ उसके 1 महीने तक इस सभी श्रमिक मजदूरों को हमारा प्रयास था कि थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, परंतु उनको कोरोना न हो। ये सारे लोग ग्रेजुअली जाएं, ये सारे लोग जब जाए तब वहां व्यवस्था बनी हो, वहां के अस्पताल सुसज्ज हो, उनको होम क्वारंटाइन सेंटर इनके लिए तैयार हो, इनके लिए डॉक्टर तैयार हो। तो हमने 1 मई से मतलब अप्रैल का पूरा महीना इनको रहने की, खाने की सुविधा की। इसके लिए ही 11,000 करोड़ रुपया पहले से हमने हर कलेक्टर के हाथ में पहुंचे इस प्रकार से यहाँ से भेजा, जिससे कैंप लगे, कैंप के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाएं थी और खाने पीने की व्यवस्था भी हुई थी। 1 मई से मजदूर दिन के दिन प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनों की शुरुआत हुई। उसके पहले जो नजदीकी राज्य थे, इसके अंदर बसों से लोग भेजना हमने लगभग 20 तारीख से शुरू कर दिया था। दोनों राज्यों की म्यूचुअल कंसर्न थे। जैसे गुजरात के लोग राजस्थान गए, महाराष्ट्र के लोग गुजरात आए, महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना गए, आंध्र के लोग तेलंगाना गए, पंजाब के लोग हरियाणा आए, हरियाणा के लोग दिल्ली आए, दिल्ली के लोग यूपी गए। इस प्रकार से 41 लाख श्रमिक लगभग 10 मई के पहले अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उनकी भी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था और ये सारी व्यवस्था, ये मैं 41 लाख सरकारी व्यवस्था से जाने वाले लोगों का आंकड़ा बता रहा हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गए हैं। 1 मई से हमने श्रमिक ट्रेनें शुरू करी, राज्यों ने अपने पोर्टल शुरू किए, SMS से रजिस्ट्रेशन शुरू किया, ट्रेनों में उनको
1500 के जत्थे बनाए गए, 3-4 जिलों के क्लस्टर बनाए गए, वो जिलों के मुख्यालय पर ट्रेन भेजने की एक रेखांकन किया गया और 1 मई से ये ट्रेनें शुरू हुई। एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सबने अपना किराया खुद निकाला है। मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, किराया या तो राज्य सरकार ने निकाला है या तो वहां पहुंचने के बाद राज्य सरकारों ने उनको पैसा दिया है। 100 रुपया अगर खर्च होता है तो 15 रुपया ही राज्य सरकारों से लिया गया, 85 रुपया भारत सरकार के रेलवे के द्वारा उठाया गया है, खर्च उठाया गया है। 100 रुपये में से 85 रुपया, 15 रुपया राज्य सरकारों ने दिए। कुछ राज्य सरकारों ने व्यवस्था इस तरह से की कि अगर हम पहले ही इनको पैसा दे देंगे तो वो यहाँ आकर क्वारंटाइन नहीं करेंगे और अपने परिवार को भी जोखिम में डालेंगे। तो क्वारंटाइन सेंटर में आने के बाद उनको कुछ राज्यों ने 1000 रुपया वैसे ही दे दिया, कुछ राज्यों ने टिकट का पैसा प्लस 500 रुपया दिया, ओडिशा ने 2000 रुपया दिया और क्वारंटाइन सेंटर में रहने की और खाने की सुविधा सभी राज्यों से की गई। अब आगे सुनिए, बहुत सारे राज्यों ने, लगभग हर राज्य ने उनके घर से रेलवे स्टेशन तक लाने की व्यवस्था की है फ्री ऑफ कॉस्ट। रेलवे ने 85% पैसा उठाया, टिकटें राज्य सरकारों ने निकाली है। वहां पहुंचने के बाद उनके गृह जिले में पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार की एसटीओ के जा। यूपी की ही मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा यात्री यूपी में पहुंचे प्रवासी मजदूर, मगर हर रेलवे स्टेशन पर 11,500 से ज्यादा यूपी की बसें, ऐसे बिहार भी, और रेलवे ने भी कुछ ट्रेनें चलाई अपने अपने जिले में और उनको बहुत अच्छे तरीके से वहां पहुंचाया गया। वहां क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, उनको क्वारंटाइन पीरियड भी अब समाप्त होने आया, वो अपने अपने वहां खाने पीने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं करी है। कुछ यूपी जैसे राज्य ने किट भी बनाकर दिया है राशन का, कि जो उनको 1 महीने तक घर पे जाकर भी काम में आएगा। और फिर भी जो लोग धैर्य खो बैठे वो रोड पर निकले हैं, दृश्य भी बने हैं और उनको तकलीफ भी हुई है। उसके लिए भी भारत सरकार ने तुरंत ही वीडियो कॉन्फ्रेंस कर व्यवस्था की कि हाईवे पर एसटी बसें दौड़ाई जाए और इन सबको 4 जिलों के बीच में एक रेलवे स्टेशन इंगित कर वहां रखने की व्यवस्था की जाए। और रेलवे ने वहीं से फिर से ट्रेन चलाई, बहुत डिटेल व्यवस्था करी है। मगर जिस प्रकार की स्थिति थी इसमें कुछ दिन आपाधापी जरूर हुई, इसमें मैं कोई आपको ना बोलना भी नहीं चाहता और इससे सच्चाई से भागने का कोई मतलब भी नहीं है। वो ना बोलना भी नहीं चाहता और इससे सच्चाई से भागने का कोई मतलब भी नहीं है। उन सबको जो तकलीफ हुई इसका दर्द हमें भी है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी व्यवस्था टूट पड़ी है। 54 लाख श्रमिक 3985 ट्रेन से अपने अपने घर पहुंचे हैं, 41 लाख श्रमिक बसों से अपने अपने घर पहुंचे हैं। कुल मिलाकर 1 करोड़ श्रमिक आज तक घर पे पहुंच चुके हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रेलवे ने खाना खिलाया है, लगभग 2.25 करोड़ पानी के बोतल बांटे गए हैं। राज्यों ने इस सब के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं। एक बहुत बड़ी व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा प्रयास हुआ है। हमने ये बात सम्मानीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी है अच्छे तरीके से। आप वो हलफनामा देखोगी तो इसमें बहुत सारी चीजें मिल आएगी। परंतु मेरा इतना ही कहना है कि ये संकट के समय में व्यवस्था बनाने में अगर कहीं पर भी कोई धैर्य खो बैठता है और पैदल निकल पड़ा, उसका दर्द हमें भी है। वो न निकलते तो अच्छा था, ऐसा नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, हो सकता है 3-4 दिन बाद वो आ जाते। आज स्थिति ऐसी है कि धीरे धीरे अब ट्रेनें कम होने लगी है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। इस पर 3 काउंटर क्वेश्चन है सर मेरा, जो आपने ये बात कहा है उस पर। जरूर। सबसे पहले जब रेल किराए की आपने बात की तो चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो, किसी भी पार्टी के शासित राज्य हो, इसीलिए मैंने 2-3 राज्यों का जिक्र किया। मजदूर जब अपने घर पर पहुंचे, हमारे सहयोगी गए, माइक लगाया, पूछा कैसे आए, बस से आए या ट्रेन से आए, कितना किराया लगा, टिकट दिखाया, बोला हमने 550, 650 किराया दिया। तमाम राज्य किराया ले रहे थे। अब इन मजदूरों की स्थिति ऐसी थी, उनको तो पता नहीं था कि वहां जाएंगे तो हमें 1000 रुपया मिलेगा।